ये क्वेश्चन ज्योमेट्री पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। Two ships are approaching a port along straight routes at constant speeds. Initially, the two ships and the port formed an equilateral triangle with sides of length 24 किलोमीटर। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले हम एक काम कर सकते हैं, एक ट्राइंगल हम यहाँ पर बना लेते हैं। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हम बना लेते हैं यहाँ पर। लेट अस से ये हमारा पोर्ट है, इसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं P से। हमारा एक शिप यहाँ पर है और एक शिप यहाँ पर है। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे हैं। 24 किलोमीटर हम हर एक साइड की लेंथ यहाँ पर मान सकते हैं। ये गिवन है हमें। ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल भी 60 डिग्री है और ये एंगल भी 60 डिग्री है। ना एक शिप इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और एक शिप इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। When the slower ship traveled 8 kilometer, the triangle formed by the new positions of the two ships and the port became right angled. Now यहाँ पर मान लीजिए वो जो शिप पॉइंट बी पर है वो स्लो शिप है, तो जब वो 8 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके से पॉइंट सी पर आता है तो डेफिनेटली हमारा जो फास्टर शिप है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। लेट अस से वो यहाँ कहीं पहुंच जाएगा। इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया है डी। अब हमें एक राइट एंगल मिल रहा है ट्राइंगल में, तो ये वाला एंगल डेफिनेटली वो राइट एंगल होगा। नाउ ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो डेफिनेटली ये वाला एंगल क्या होगा 30 डिग्री। हमारे पास एक बड़ा स्पेसिफिक राइट एंगल ट्राइंगल आ चुका है 30 60 90। और इसकी एक खास बात है, अगर 30 डिग्री की अपोजिट साइड की लेंथ हम x लेते हैं तो 60 डिग्री की अपोजिट साइड की लेंथ होगी √3x और 90 डिग्री के अपोजिट साइड की लेंथ होगी 2x। नाउ यहाँ पर 90 के अपोजिट साइड की लेंथ हमें मालूम है, क्योंकि अगर ये 8 है तो ये बचेगा 16। तो 90 के अपोजिट हमें 16 मालूम है। क्या हम 30 के अपोजिट निकाल सकते हैं? वो इसका हाफ होगा, दैट इज 8। दैट मीन्स ये 8 किलोमीटर है। इसका मतलब जो फास्टर शिप है उसने 16 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। तो यहाँ पर हम दोनों ही शिप्स की स्पीड्स का रेशियो निकाल सकते हैं। फास्टर शिप कवर कर रहा है 16 किलोमीटर, स्लोअर शिप कवर कर रहा है 8 किलोमीटर, तो इनकी स्पीड्स का रेशियो हो गया है 2:1। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? When the faster ship reaches the port, फास्टर शिप को पोर्ट तक पहुंचने के लिए 8 किलोमीटर का सफर तय करना है। तो अगर फास्टर शिप 8 किलोमीटर ट्रेवल करेगा तो स्लोअर शिप 4 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। दैट मीन्स जब फास्टर शिप पोर्ट पे होगा, स्लोअर शिप जो है वो इस पोजीशन से 4 किलोमीटर आगे होगा। दैट मीन्स 16 में से अगर हम 4 सबट्रैक्ट कर देंगे तो ये डिस्टेंस बचेगा 12 किलोमीटर। और यही हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है। द डिस्टेंस इन किलोमीटर बिटवीन द अदर शिप एंड द पोर्ट विल बी, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 12। ये क्वेश्चन एवरेज, एलिगेशन एंड मिक्सचर्स पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। कंसिडर 6 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स। ध्यान से आपको इंफॉर्मेशन पढ़नी होती है, यानी हमारे पास जो नंबर्स हम कंसिडर कर रहे हैं वो नेचुरल नंबर्स भी होने चाहिए और डिस्टिंक्ट भी होने चाहिए। Such that the average of the two smallest numbers is 40. Say वो नंबर्स हैं A, B, C, D, E and F। ये दो स्मॉलेस्ट हैं और ये दो लार्जेस्ट हैं। इन दोनों का एवरेज हमें 14 अगर गिवन है तो इन दोनों का सम 28 होगा। ठीक है। एंड द एवरेज ऑफ द टू लार्जेस्ट नंबर्स इज 28। इन दोनों का एवरेज 28 है तो इन दोनों का सम 56 होगा। Then the maximum possible value of the average of these 6 numbers, हम इन सारे नंबर्स का एवरेज मैक्सिमाइज करना है। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो वी गेट 84 प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 6। हमें इस वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है। ध्यान रखिएगा ये नेचुरल नंबर्स हैं। नाउ 56 लाने के कई तरीके हो सकते हैं, क्योंकि हमें नेचुरल नंबर एवरेज के फॉर्म में मिल रहा है और नंबर भी नेचुरल नंबर है। सो वन पॉसिबिलिटी कैन बी 27 29। Another possibility can be 26 30, it can be 25 31 and so। पर अगर हमें C plus D का सम मैक्सिमाइज करना है
तो हमें कोशिश ये करनी होगी कि हमारा ये जो E है शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल, क्योंकि अगर ये बड़ा नंबर होगा तभी हम D की वैल्यू को और कॉरस्पॉन्डिंगली C की वैल्यू को हायर कर सकते हैं। E की हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू हम क्या ले सकते हैं 27, तो उस केस में D की वैल्यू हम 26 और यहाँ पर 25 ले सकते हैं। तो C और D का सम हो गया 51, 84 प्लस 51 करेंगे तो वी विल गेट 135 अपॉन 6 अगर हम करते हैं तो 6 2 टाइम्स 12 15, 6 2 टाइम्स 12 22.5 हमारा डिजायर्ड वैल्यू आएगा। थर्ड ऑप्शन हम अपना आंसर मार्क करेंगे ना। अगर हमने E को 26 ले लिया तो D को किसी भी हालत में हम 25 से बड़ा नहीं ले सकते बिकॉज सारे नेचुरल नंबर डिस्टिंक्ट हैं। तो उस केस में C की वैल्यू 24 हो जाएगी और तब ये जो सम होगा ये होगा 49 जो कि प्रीवियस केस के सम से कम हो गया है। तो हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एवरेज की नहीं मिलेगी, इसीलिए हमें E को 27 लेना होगा एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली C और D की जो वैल्यूज है वो हम 25 एंड 26 ले सकते हैं। ये क्वेश्चन एवरेज, एलिगेशन एंड मिक्सचर्स पर बेस्ड एक इजी लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अ ग्लास कंटेन्स 500 cc ऑफ मिल्क। सो हमारे पास ग्लास है, इसमें मिल्क की क्वांटिटी हमें गिवन है 500 cc एंड अ कप कंटेन्स 500 cc ऑफ वाटर। कप है, यहाँ पर वाटर है 500 cc। फ्रॉम द ग्लास 150 cc ऑफ मिल्क इज ट्रांसफर्ड टू द कप। यहाँ से 150 cc मिल्क हमने उधर ट्रांसफर किया तो यहाँ मिल्क बचेगा 350 cc और यहाँ मिल्क 150 cc आ जाएगा। वाटर यहाँ पर ऑलरेडी 500 cc है एंड मिक्स थोरोली, इसे हमने अच्छे से मिक्स किया है, होमोजेनियस मिक्सचर बन चुका है। नाउ 150 cc ऑफ दिस मिक्सचर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कप टू द ग्लास। यहाँ से 150 cc हमने यहाँ ट्रांसफर किया। नाउ द अमाउंट ऑफ वाटर इन द ग्लास, यहाँ पर जो वाटर है एंड द अमाउंट ऑफ मिल्क इन द कप आर इन व्हाट रेशियो। एक बहुत बेसिक रूल है एलिगेशन का, जब आप एक होमोजेनियस मिक्सचर में से कुछ सॉल्यूशन रिमूव करते हैं तो अंदर जो कंटेंट होता है वो उसी फ्रैक्शन या उसी परसेंटेज से रिड्यूस हो जाता है। यहाँ पर हमने 150 cc ट्रांसफर किया है आउट ऑफ 150 प्लस 500 दैट इज 650। जीरो से जीरो हम कैंसिल कर सकते हैं, 3/13 इतना फ्रैक्शन सॉल्यूशन का हमने रिमूव कर दिया है। तो अंदर यहाँ पर जो भी चीज है वो उसी रेशियो से रिड्यूस हो जाएगी। मिल्क की अगर हम बात करें तो वो भी 3/13 इधर जाएगा और अगर हम वाटर की बात करें तो वो भी 3/13 इधर जाएगा। हमें सिर्फ वाटर पे फोकस करना होगा यहाँ के लिए और यहाँ पर मिल्क के लिए। यहाँ से 3/13 वाटर अगर चला गया तो यहाँ वाटर आ जाएगा 500 इंटू 3/13। अच्छा, यहाँ मिल्क कितना बचेगा? मिल्क 3/13 इधर चला जाएगा तो यहाँ मिल्क बचेगा कितना? 150 का 10/13। तो यहाँ वाटर जो ट्रांसफर हुआ वो ये है, ऑलरेडी यहाँ कोई वाटर नहीं है। यहाँ मिल्क जो था उसका 3/13 चला गया तो 10/13 बचा है। हमें इन दोनों का रेशियो पूछा गया है। 500 इंटू 3 1500 और 150 इंटू 10 1500 और नीचे दोनों में 13 है। इसका मतलब है हमारा डिजायर्ड रेशियो 1:1 होगा। फर्स्ट ऑप्शन हम इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर सकते हैं। ये क्वेश्चन ज्योमेट्री पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। सपोज द मीडियंस BD एंड CE ऑफ अ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट O। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं, कोई स्पेसिफिक ट्राइंगल होना जरूरी नहीं है। लेट अस से हमने यहाँ पर ये एक ट्राइंगल बनाया है ABC। अब यहाँ पर BD एक मीडियन है हमारे पास। मीडियन ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को कनेक्ट करने से आती है। ऐसे ही CE भी हमारे पास एक मीडियन है। ये हमारा पॉइंट हो गया है D और ये हो गया है E। ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट O पर कट करती हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें गिवन है 108 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमें एरिया निकालना है ट्राइंगल EOD का। तो यहाँ पर हमारे पास ट्राइंगल EOD है। एक बहुत बेसिक रूल है इस क्वेश्चन को करने के लिए। मीडियन जो हैं वो
जिस पॉइंट पर आपस में इंटरसेक्ट करती हैं उसे हम कहते हैं सेंट्रॉइड, और सेंट्रॉइड इन मीडियंस को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। दैट मीन्स अगर हम बात करें सी ई की, तो ये वाला जो पार्ट है अगर ये 1 होगा तो ये वाला पार्ट 2 होगा। एक और खास बात है, मीडियन ट्राइंगल, अगर कोई भी हम मीडियन ड्रॉ करते हैं तो वो ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। दैट मीन्स ए बी सी का एरिया अगर 108 है तो बी ई सी का एरिया इसका हाफ 54 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। तो बी ई सी 54 है। क्योंकि 1:2 के रेशियो में ये पॉइंट इस मीडियन को डिवाइड करता है, अगर हम ट्राइंगल बी ई सी पर नजर डालें तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया का रेशियो भी 1:2 होगा। दैट मीन्स ये होगा 18 यूनिट्स और ये होगा 36 यूनिट्स। बेसिक प्रॉपर्टी है। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम एक लाइन और ड्रॉ कर देते और ये तीनों इक्वल पार्ट्स होते तो तीनों का एरिया आपस में इक्वल होता, दैट इज 18, 18 एंड 18। तो हमने कहा ये 36 है और ये 18 है। अब सेम प्रॉपर्टी अगर हम इस मीडियन की बात करें बीडी की, तो O इन्हें 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये वाला पार्ट अगर 18 है तो इस पार्ट का एरिया क्या होगा, 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमें यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था और हमें आंसर क्या टाइप करना होगा, 9। ये क्वेश्चन इनइक्वालिटी पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है x² - 6x + 10/3 - x, वेयर x इज लेस देन 3। इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू हमें मालूम करनी है। नाउ अगर हम डिनोमिनेटर पे नजर डालते हैं जो कि है 3 - x, और क्योंकि x लेस देन 3 है तो डिनोमिनेटर हर हालत में पॉजिटिव होगा। 3 से छोटा कोई भी नंबर लें, 3 - x हर हालत में पॉजिटिव होगा। व्हाट अबाउट न्यूमरेटर? ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इस एक्सप्रेशन की अगर हम यहाँ पर b² - 4ac दैट इज डिस्क्रिमिनेंट निकालें तो -6 का स्क्वायर 36 -4 × 1 × 10, ये हो गया -4। ये लेस देन 0 है। जब एक आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन हो जिसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो तो वो एक्सप्रेशन हर हालत में पॉजिटिव वैल्यूज देगा अगर x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, और वो हर हालत में नेगेटिव वैल्यूज देगा अगर x² का कोएफिशिएंट नेगेटिव है। यहाँ x² का कोएफिशिएंट 1 एक पॉजिटिव नंबर है, तो हम ये कहेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन है ये x की किसी भी रियल वैल्यूज के लिए हर हालत में ग्रेटर देन 0 होगा, दैट इज पॉजिटिव होगा। नाउ ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो हमारा ये ओवरऑल एक्सप्रेशन जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो हम इमीडिएटली यहाँ से रिजेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने का जो स्टैंडर्ड तरीका है, लेट अस से इसको हम m के इक्वल मान लेते हैं। नाउ x² - 6x + 10 = 3m - mx। इन दोनों को लेफ्ट साइड ले आए तो ये हो जाएगा -3m और ये हो जाएगा +mx। दिस इज इक्वल टू 0। सो x² इन दोनों में हम x कॉमन ले सकते हैं। हमारे पास आएगा m - 6 और ये हो जाएगा +10 - 3m = 0। रियल रूट्स की क्या कंडीशन होगी, b² - 4ac शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ b है कोएफिशिएंट ऑफ x, तो b² हो जाएगा m - 6 का होल स्क्वायर -4 times a that is 1 into c that is 10 - 3m। ये हर हालत में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये हो गया m² - 12m + 36 -4 × 10 ये हो गया -40 -4 × -3m ये हो गया +12m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। -12m और +12m कैंसिल हो गया, m² - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ हमें दो फैक्टर मिलेंगे, m + 2 और m - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब इस तरह से कंडीशन आती है तो इनको इंडिविजुअली हम 0 पुट करते हैं। एक वैल्यू आएगी m की -2 और एक आएगी +2। तो m हर हालत में ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा या m
हर हालत में लेस देन और इक्वल टू -2 होगा। अदरवाइज आप एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पर और सीख सकते हैं। जब हम इंडिविजुअली इनको 0 के इक्वल करते हैं तो m की एक वैल्यू आएगी -2 और एक वैल्यू क्या आएगी +2। क्योंकि यहाँ पर m स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, एक्सट्रीम राइट पे हमें पॉजिटिव वैल्यूज मिलेगी, फिर नेगेटिव और फिर पॉजिटिव। बेसिक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को डील करने का एक तरीका है, यानी कि m की वैल्यू हर हालत में ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी या m की वैल्यू हर हालत में लेस देन इक्वल टू -2 होगी, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बट m की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, बिकॉज m इस एक्सप्रेशन की वैल्यू है और ये भी हमने बताया था कि नेगेटिव नहीं हो सकती। तो m हर हालत में ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, दैट इज ये एक्सप्रेशन हर हालत में ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इसकी लोएस्ट वैल्यू क्या होगी 2। फर्स्ट ऑप्शन हम अपने इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर सकते हैं। ये क्वेश्चन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। Moody takes 30 seconds to finish riding an escalator if he walks on it at his normal speed in the same direction. एक काम कर सकते हैं, लेट अस से मूडी की स्पीड है वो हम अज्यूम कर लेते हैं m स्टेप्स पर सेकंड और एस्केलेटर की स्पीड हम अज्यूम कर लेते हैं e स्टेप्स पर सेकंड। नाउ क्योंकि 30 सेकंड्स में वो एस्केलेटर को राइड कर रहे हैं, मतलब एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे आ रहे हैं और एस्केलेटर और मूडी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो 30 सेकंड्स में टोटल कितनी स्टेप्स ली जाएंगी? मूडी लेंगे 30 टाइम्स ऑफ m और एस्केलेटर भी लेंगी 30 टाइम्स ऑफ e। ये रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स को। He takes 20 seconds to finish riding the escalator if he walks at twice his normal speed in the same direction. अगर हम इस स्पीड को 2m स्टेप्स पर सेकेंड कर दें तो सिर्फ 20 सेकेंड्स लगेंगे। 20 सेकेंड्स में ये कितनी स्टेप्स कवर करेंगे? 20 इंटू 2m दैट इज 40m और 20 सेकेंड्स में एस्केलेटर 20e। टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स दोनों ही केसेस में सेम होगी, हम इसे इक्वल कर देते हैं। 30m और ये 40m, 30m को राइट साइड ले जाएं तो बचेगा 10m, 20e को लेफ्ट साइड ले आएं तो 10e। दैट मीन्स m और e ये दोनों आपस में सेम स्टेप्स ले रहे हैं, दैट इज मूडी और एस्केलेटर की जो वैल्यू है, जो स्टेप्स ले रहे हैं वो इक्वल है। If Moody decides to stand still on the escalator, then the time in seconds needed to finish riding the escalator is total steps कितनी हो गई 30m and 30e। क्योंकि m e के बराबर है तो हम कहेंगे 30e and 30e that is 60e। अगर ये स्टेप्स सिर्फ एस्केलेटर कवर करे, इसकी स्पीड है e स्टेप्स पर सेकेंड, तो टोटल नंबर ऑफ सेकेंड्स टेकन विल बी हाउ मेनी 60। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हमें टाइप करना होगा 60। ये क्वेश्चन इक्वेशंस पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। If 3 plus 2 under root 2 is a root of this equation and 4 plus 2 under root 3 is a root of this equation, जहाँ पर a, b, c, m, n टीचर्स हैं तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मालूम करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें मालूम है कि इर्रेशनल रूट्स हमेशा पेयर में आते हैं। अगर एक रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 है तो इसका दूसरा रूट होगा 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, और ऐसे ही अगर एक रूट 4 प्लस 2 अंडर रूट 3 है तो दूसरा रूट होगा 4 माइनस 2 अंडर रूट 3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अगर हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगाएं तो सम ऑफ रूट्स करने पर विल गेट 6 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज माइनस बी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए। और अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2, 4 इंटू 2 8, सो 9 माइनस 8 क्या हो जाएगा 1। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 1 और ये इक्वल टू होता है कांस्टेंट टर्म दैट इज c अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के। तो यहाँ से हमें b की वैल्यू मिल गई है -6a और यहाँ से हमें c की वैल्यू मिल गई है a। अब हम बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन की। यहाँ पर भी व्हाट इज द सम ऑफ रूट्स 8 और ये किसके इक्वल होगा माइनस
कोएफिशिएंट ऑफ y दैट इज m अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर दैट इज a। तो इससे हमें m की वैल्यू मिल जाएगी -8a। व्हाट अबाउट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स? 4 into 4 16 minus 2 into 2 4 and root 3 का स्क्वायर 3, so 4 into 3 12, so 16 minus 12 करने पर we'll get 4। थोड़ी सी कैलकुलेशन हमें मेंटली भी करनी होगी, हर बार हम लिख के नहीं कर सकते हैं। कांस्टेंट टर्म n अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई है क्या? 4a। हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। b की जगह हम लिख सकते हैं -6a, सो -6a अपॉन m की जगह हम लिख सकते हैं -8a प्लस c हो गया है इक्वल टू किसके? a के, माइनस ट्वाइस ऑफ b है -6a के इक्वल, डिवाइडेड बाई n जो कि 4a के इक्वल है। एक तो नेगेटिव साइन हम हटा सकते हैं। 2 goes into 6 3 times, 2 goes into 8 4 times। डिनोमिनेटर पे हम लिखेंगे 4 times a, तो न्यूमरेटर पे क्या बचेगा? 3a प्लस a -2 एंड -6a मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12a। इन सभी का सम 16 है और 16a को 4a से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 4, दैट इज थर्ड ऑप्शन। ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। बॉब कैन फिनिश अ जॉब इन 40 days। लेट अस से बॉब को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेटर बी से, so he can finish the job in 40 days if he works alone. Alex is twice as fast as Bob and thrice as fast as Cole in the same job. Alex Bob से twice as fast है। अगर वो twice as fast है तो time taken to do the same job will be half of this value। ये हो जाएगा 20 days। Now Alex is thrice as fast as Cole, या हम कह सकते हैं Cole is 1/3 as fast as Alex। तो Cole कितना टाइम लेगा? इससे ट्रिपल, so we can say 60 days। Suppose Alex and Bob work together on the first day, so Alex Bob work कर रहे हैं on day 1। Bob and Cole work together on second day। Cole and Alex work together on the third day, and then they continue the work by repeating this 3-day roster with Alex and Bob working together on the fourth day and so on। That means ये पूरी साइकिल वापस रिपीट हो रही है। Then the total number of days Alex would have worked when the job gets finished is। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को डील करने का एक अच्छा अप्रोच होता है कि आप कोई वर्क अज्यूम करें। वर्क वो अज्यूम करिए जो इन तीनों नंबर्स का एलसीएम हो, सो दैट आप फ्रैक्शंस को अवॉइड कर सकें। हमने वर्क अज्यूम कर लिया है 120 यूनिट्स। तो क्या अब हम बॉब का वन डे वर्क निकाल सकते हैं? 120/40 दैट इज 3 यूनिट्स। एलेक्स का वन डे वर्क 120/20 6 यूनिट्स एंड कोल का वन डे वर्क 120/60 2 यूनिट्स। नाउ डे 1 एलेक्स और बॉब ने एक साथ काम किया तो इनका वन डे वर्क कितना होगा? 6 + 3 9 यूनिट्स। सेकेंड डे बॉब एंड कॉल ने एक साथ वर्क किया है तो वन डे वर्क होगा इन दोनों का 3 + 2 5 यूनिट्स। एंड देन एलेक्स और कॉल ने थर्ड डे वर्क किया है, इनका वन डे वर्क होगा 8 यूनिट्स। इन तीनों का कंबाइंड 3 डे वर्क 22 यूनिट्स। ध्यान रखिएगा टोटल वर्क है 120 यूनिट्स। तो नाउ हर ये जो शुरू के 3 दिन है उसमें आप देखेंगे एलेक्स ने 2 दिन काम किया है, बॉब ने भी 2 दिन और कोल ने भी 2 दिन। नेक्स्ट 22 यूनिट्स काम करने के लिए फिर 3 दिन और लगेंगे। फिर नेक्स्ट 22 यूनिट्स काम करने के लिए अगेन 3 डेज, नेक्स्ट 22 यूनिट्स काम करने के लिए अगेन 3 डेज और नेक्स्ट 22 यूनिट्स करने के लिए अगेन 3 डेज। और जब भी हम 3 डेज के रोस्टर की बात करेंगे हर एक पर्सन 2-2 दिन काम करेगा। यहां तक 110 यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी है। अब किसका टर्न आएगा? एलेक्स एंड बॉब का। सो एलेक्स और बॉब मिलके नेक्स्ट वन डे में 9 यूनिट्स करेंगे। दैट मीन्स अब तक 119 यूनिट्स पूरी हो चुकी है। एंड देन बॉब एंड कोल बाकी बचा हुआ 1 यूनिट करेंगे। वो दोनों मिलके 5 यूनिट्स वन डे में करते हैं तो 1 यूनिट करने में उन्हें 1/5 डेज लगेंगे।
तो अगर हमसे पूछा जाए हमें कुल कितने दिन लगे इस काम को करने में, तो हम कहेंगे 3, 6, 9, 12, 15 एंड 16.2 डेज या 16 1/5 डेज। बट क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ डेज एलेक्स वुड हैव वर्कड व्हेन द जॉब गेट्स फिनिश्ड। नाउ एलेक्स ने 2 दिन इस पीरियड में काम किया, 2 दिन यहाँ काम किया, 2 दिन यहाँ पर, 2 दिन यहाँ पर और 2 दिन यहाँ पर, 10 डेज, और 1 दिन एलेक्स ने यहाँ काम किया। तो आउट ऑफ दी 16 1/5 डेज एलेक्स ने 11 डेज वर्क किया होगा, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन इक्वेशंस पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इनइक्वालिटी के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स का भी इस्तेमाल करना होगा। सपोज k is any integer such that this equation has no real roots। अब आगे बढ़ने से पहले रियल रूट्स नहीं है इसकी कंडीशन क्या होगी? डिस्क्रिमिनेंट शुड बी लेस देन 0, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी लेस देन 0। यहाँ a रिप्रेजेंट कर रहा है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, p कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को और c कांस्टेंट टर्म को। यहाँ b की वैल्यू हो गई है k, तो हम कहेंगे k स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 2 एंड कांस्टेंट टर्म है 5 लेस देन 0। ये हो गया है k स्क्वायर माइनस 40 लेस देन 0। नाउ अगर हम 40 का अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 6 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी, बिकॉज 6 का स्क्वायर होगा 36 और 7 का स्क्वायर होगा 49। लेट अस से ये 6.2 आएगा, तो हम इसको लिखेंगे k माइनस 6.2 मल्टीप्लाइड बाई k प्लस 6.2। हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली है, इसकी जरूरत हमें नहीं है चाहे 6.13 हो या 6.31 हो, बहुत ज्यादा डिफरेंस हमारे इसमें नहीं आएगा। इनइक्वालिटी की बड़ी बेसिक प्रॉपर्टी है, अगर इस तरह से लेस देन 0 हमारे पास साइन आ रहा हो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो हम कहेंगे हमारी जो k की वैल्यू है वो माइनस 6.2 से बड़ी और 6.2 से छोटी होगी। इंडिविजुअली दोनों को हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे और ये वैल्यू आएगी 6.2 और ये माइनस 6.2, तो इन दोनों के बीच की वैल्यू होगी। प्राइमरली तो हमें यहाँ लिखना चाहिए था अंडर रूट 40 और अंडर रूट 40। नाउ k एक इंटीजर है, तो k क्या क्या वैल्यूज ले सकता है? -6, -5, -4 एंड सो ऑन 0, 1, 2 अप टू 6। ये पॉसिबल वैल्यूज हैं जो k ले सकता है। एक और कंडीशन गिवन है, x स्क्वायर प्लस k माइनस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स फॉर x। दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कब होंगे? जब b स्क्वायर माइनस 4ac हर हालत में ग्रेटर देन 0। तो b स्क्वायर अगर हम करें, b की वैल्यू है k माइनस 5, तो k माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a है यहाँ पर 1 और c कांस्टेंट टर्म भी यहाँ पर क्या है? 1। ये वैल्यू हर हालत में ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। k स्क्वायर माइनस 10k प्लस 25 minus 4 should be greater than 0. This is k square minus 10k plus 21 should be greater than 0. Or we can say k minus 3, k minus 7 should be greater than 0. यहाँ दो इनइक्वालिटी हमारे पास में आएंगी अगर हम इसको देखें, क्योंकि ग्रेटर साइन है। k की वैल्यू या तो 7 से बड़ी होगी, इन दोनों को इंडिविजुअली इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 3 और 7 आएगा। k की वैल्यू दोनों के बीच में नहीं आ सकती है, तो या तो वो 7 से बड़ी होगी या k की वैल्यू 3 से छोटी होगी। बट k की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं अगर हम उस पर नजर डालते हैं तो ये वाला केस तो हमारा नहीं बन सकता है। हमारा केस सिर्फ यही बनेगा, k लेस देन 3 होना चाहिए। और k की ये पॉसिबल वैल्यूज में अगर हम बात करें तो यहां से लेके और यहां तक k की सारी वैल्यूज हमारे काम की होंगी। कुल कितनी वैल्यूज होंगी? -1 से -6 तक 6 वैल्यू, 0 7th वैल्यू, 8th और 9th वैल्यू। सो टोटल 9 वैल्यूज k ले सकता है। थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। A school has less than 5,000 students, and if the students are divided equally into teams of either 9 or 10 or 12 or 25 each, exactly 4 are always left out। जैसे ही हम ये इंफॉर्मेशन देखेंगे, इमीडिएटली हमें मालूम है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो क्या होगा?
ये जो चार नंबर्स हैं 9, 10, 12 और 25, इनका एलसीएम या एलसीएम के किसी भी मल्टीपल से 4 ज्यादा होगा। तो सबसे पहला काम, हम एक काम करें, इनका एलसीएम ले लें। सी 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, 10 हो गया है 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, 12 हो गया है 2 स्क्वायर्ड इंटू 3 और 25 हो गया है 5 स्क्वायर। एलसीएम लेने के लिए हम हाईएस्ट पावर्स ले लेते हैं। तो यहाँ पर 2 की हाईएस्ट पावर है 2, सो 2 स्क्वायर, 3 की हाईएस्ट पावर भी 2 है तो 3 स्क्वायर, एंड देन 5 की हाईएस्ट पावर है 5 स्क्वायर। नाउ 25 इंटू 4, ये हो गया है 100 इंटू 9, 900 हमारा यहाँ पर क्या आ गया है, एलसीएम। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होंगे वो 900 का कोई मल्टीपल, लेट अस से k, जहां पर k एक नेचुरल नंबर है, प्लस 4। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम इस पूरे एक्सप्रेशन को 9, 10, 12 या 25 से डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट पार्ट रिमाइंडर 0 देगा, सेकंड पार्ट हमारा रिमाइंडर क्या देगा, 4। However, if they are divided into teams of 11 each, no one is left. That means ये जो नंबर है, अगर हम इसे डिवाइड करें 11 से तो हमारा रिमाइंडर 0 आना चाहिए। क्या करें इसके लिए? सबसे पहला काम होता है हिट एंड ट्रायल। आप k की वैल्यू पुट करते जाएं और देखें कि जो नंबर आ रहा है वो 11 से डिविजिबल है या नहीं है। लेकिन इसके लिए अच्छा ये होगा कि इस नंबर को आप थोड़ा सा छोटा कर दें। अगर हम 11 8 टाइम्स 88, 20, 11 1 टाइम 11, 9 बचेगा। तो अगर हम 900 को लिख दें 891k प्लस 9k प्लस 4, तो हमारे इस क्वेश्चन में कहीं कोई गड़बड़ नहीं होगी। लेकिन यहाँ से एक फायदा हो जाएगा, 891 जो है वो 11 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो अगर हम इस पोर्शन को 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। क्योंकि ओवरऑल रिमाइंडर 0 आ रहा है, ये नंबर भी 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। तो अब हमारा फोकस इस पर होगा कि 9k प्लस 4 11 से डिविजिबल हो जाए। k की हाईएस्ट वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, बिकॉज ये 5000 से कम है तो k की हाईएस्ट वैल्यू हम 5 ले सकते हैं। 6 लेते ही 5400 हो जाएगा। अगर हम k की जगह 1 पुट करते हैं तो ये 13 होगा, 11 से डिविजिबल नहीं है। k की जगह 2 पुट करते हैं तो ये 18 प्लस 4 22, 11 से डिविजिबल है, तो k की पॉसिबल वैल्यू 2 होगी। 3 4 5 वैसे तो नहीं होगी, बिकॉज 9 इंटू 3 27 प्लस 4 31, 9 इंटू 4 36 प्लस 4 40 एंड 9 इंटू 5 45 प्लस 4 49। कोई भी नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है, सो k हैज टू बी 2। अगर हमने k2 लिखा तो ये हो जाएगा 1800 प्लस 4। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर पूछे जाते तो जवाब होता 1804। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ टीम्स ऑफ 12 ईच दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द स्टूडेंट्स। कुल कितनी टीम हम 12 की बना सकते हैं? दैट मीन्स अगर इस पूरे पोर्शन को हम 12 से डिवाइड करें तो वी फाइंड यहाँ पर हमें मिलेगा 150 और 4 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा बचेंगे। तो मैक्सिमम हम कुल कितनी टीम्स यहाँ बना सकते हैं जिसमें हर एक टीम में 12 मेंबर्स हों? 150, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन एवरेज, एलिगेशन एंड मिक्सचर्स पर बेस्ड एक मॉडरेट टू स्लाइटली इंटेंस लेवल का क्वेश्चन है। हाँ, अगर सही अप्रोच मालूम है तो अगेन आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से विद इन 2 मिनट्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। इन एन एग्जामिनेशन द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए एंड बी आर 32 एंड 60 रेस्पेक्टिवली। तो सेक्शन ए में एवरेज मार्क्स हैं 32, सेक्शन बी में एवरेज मार्क्स हैं 60। The number of students in section A is 10 less than that in section B. Suppose यहाँ पर x students हैं तो यहाँ number of students क्या हो जाएंगे, x plus 10. If the average marks of all the students across both the sections combined is an integer, ये जो value है let us say इसको हमने अभी लिख दिया है for a timing m. m एक integer है, x भी definitely एक natural number होगा because number students negative नहीं हो सकते हैं. If the average marks एक integer है, then the difference between the maximum and minimum possible number of students in section A. A का maximum और minimum number of students हमें चाहिए। दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, थोड़ा सा लॉजिक पर और दूसरा सिस्टमेटिक तरीका। पहले हम लॉजिक पर फोकस करेंगे। नाउ एक चीज यहाँ ध्यान रखिए, नंबर स्टूडेंट्स यहाँ पर कम हैं और नंबर स्टूडेंट्स यहाँ पर ज्यादा हैं, तो जब भी आप एवरेज लेंगे
हमारी जो वैल्यू होगी वो इन दोनों वैल्यूज की मिडिल वैल्यू से टूवर्ड्स 60 मूव करेगी। अगर ये 1:1 के रेशियो में लेते तो हमारी जो एवरेज आता वो इन दोनों का एवरेज दैट इज 92/2 46 होता। बट क्योंकि यहाँ नंबर स्टूडेंट ज्यादा हैं, हमारा जो एवरेज होगा वो 46 से हायर नंबर होगा। लेट अस से क्योंकि ये खुद एक इंटीजर है, हमने इसे 47 ले लिया। अगर ऐसा किया, एलिगेशन की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, इनका डिफरेंस लेके अपोजिट साइड लिख देते हैं। ये हो गया 13 और ये हो गया 15। नाउ यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस है 10। अगर हम इन दो वैल्यूज पे नजर डालें तो ये डिफरेंस 2 है। अगर डिफरेंस 2 है तो यहाँ पर 13 स्टूडेंट्स हैं। अगर डिफरेंस 10 हो जाए यानी 5 टाइम्स, तो यहाँ पर 65 स्टूडेंट्स 5 टाइम्स और यहाँ पर 75 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। तो x की जो हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू हमारे पास आई है वो क्या आ गई है, 65। अब हम फोकस करते हैं स्मॉलेस्ट वैल्यू पे। ना यहाँ पर जो ये m हमने लिया था उसकी वैल्यू हम 60 तो ले नहीं सकते। क्या हम इस वैल्यू को 59 ले सकते हैं? 59 लेने पर ये डिफरेंस 1 और ये डिफरेंस 27। बट इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 26। हमें नंबर ऐसा चाहिए जो 10 से या तो डिवाइड हो रहा हो या 10 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा हो। तो ये एक पॉसिबल सॉल्यूशन हम यहाँ पर नहीं लेंगे। अगर हम इस 59 को 58 कर दें तो ये डिफरेंस हो जाएगा 2 और ये डिफरेंस 26। अगेन इनका डिफरेंस 24 है। ना तो ये 10 से कंप्लीटली डिविजिबल है, ना ये 10 को डिवाइड करता है। इस वैल्यू को भी हम इग्नोर कर दें। 57 लेने पर ये डिफरेंस 3 हो गया है और ये 25। अगेन ये डिफरेंस है 22 जो कि ना तो 10 से डिविजिबल है ना इसको डिवाइड कर रहा है। हम इन सारी वैल्यूज को क्यों अवॉइड कर रहे हैं? क्योंकि हमें डेसिमल में कोई भी वैल्यू नहीं चाहिए। क्या हम इसे 56 ले सकते हैं? 60 माइनस 56 करने पर 4 और ये 24। ये डिफरेंस 20 ना। अगर ये डिफरेंस 20 है तो ये वैल्यू 4 है। अगर ये डिफरेंस 10 है यानी इसका हाफ, तो ये वैल्यू 2 हो जाएगी और ये वैल्यू 12 हो जाएगी। तो x की लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? 2। इन दोनों का डिफरेंस हमसे पूछा गया है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 63। इस क्वेश्चन को करने का जो सिस्टमेटिक तरीका होगा वो भी हम सीख लें। माना यहाँ पर ये जो एवरेज आया है वो m है और ये एक इंटीजर है। एलिगेशन में हम डिफरेंस लेते हैं हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। इन दोनों में से 60 बड़ा है तो हम यहाँ लिखेंगे 60 माइनस m और यहाँ लिखेंगे m माइनस 32। ये जो वैल्यूज आई हैं यहाँ पर इनका रेशियो इक्वल होगा x अपॉन x प्लस 10 के। सो वी कैन जस्ट राइट डाउन 60 माइनस m ओवर m माइनस 32 इज इक्वल टू x ओवर x प्लस 10। सिंप्लीफाई करते हैं 60x प्लस 600 माइनस mx माइनस 10m इज इक्वल टू mx माइनस 32x। ये माइनस mx हम राइट साइड ले जाएं तो हो जाएगा 2mx। 60x को राइट साइड ले जाएं तो नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 92x। दिस इज इक्वल टू 600 माइनस 10m। 2 से सारे नंबर्स डिविजिबल हैं तो यहाँ पर हम x कॉमन ले लें। 2 हमने कॉमन लिया और कैंसिल कर दिया तो m माइनस 46 इज इक्वल टू 300 माइनस 5m। ये m माइनस 46 हम डिनोमिनेटर पे ले जाते हैं ना। इस स्टेप के बाद हमेशा हमें ध्यान क्या रखना है कि हम कोशिश ये करें कि इसको ब्रेक कर दें सो दैट इसका एक बड़ा पार्ट जो है वो इसको कंप्लीटली डिवाइड करे। यहाँ 5m है, अगर हम इस वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 5m माइनस 230। सो हम इसको लिख सकते हैं 230 माइनस 5m प्लस 70। और ये पूरा एक्सप्रेशन को हमें m माइनस 46 से डिवाइड करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसे भी m माइनस 46 से डिवाइड कर दें और इसे भी m माइनस 46 से यहाँ पर हम डिवाइड कर दें। इसको m माइनस 46 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट माइनस 5 और ये है 70 अपॉन m माइनस 46। m की वो वैल्यूज लिखनी है जिससे कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर पे वैल्यू आए वो 70 का एक फैक्टर आ जाए।
सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को सबसे छोटा नंबर करेंगे जिससे हमारे पास x की लार्जेस्ट वैल्यू आ जाए। अगर हम इस m-46 को 1 कर सकें तो क्या होगा? जैसे ही हमने 1 पुट किया 70/1 is 70, 70 - 5 65, हमारे पास x की हाईएस्ट वैल्यू आ गई। लोएस्ट वैल्यू करने के लिए हम क्या करें? इसे एज लार्ज एज पॉसिबल करें। लेट अस से m-46 को हमने 70 कर दिया और उसमें एक दिक्कत होगी। जैसे ही हम 70 करेंगे 70/71, 1 - 5 -4, नंबर स्टूडेंट्स नेगेटिव नहीं हो सकते। 70 के से छोटा नंबर जो 70 का फैक्टर है वो है 35। अगर हम इसको 35 कर दें तो 70/35 2, बट 2 - 5 अगेन क्या होगा? -3। ये भी अलाउ नहीं है। उससे छोटा फैक्टर अगर हम देखें यहाँ पर तो हम 14 कर सकते हैं। 14 अगर m-46 की वैल्यू कर दें तो 70/14 5 होगा, बट 5 - 5 0 हो जाएगा। x की वैल्यू 0 भी नहीं हो सकती है। 14 से छोटा एक फैक्टर जो 70 का हो वो कौन है? 10। अगर हम n-46 को 10 कर दें, नाउ 10 करते ही 70/10 क्या होगा? 7 - 5 2, x की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। और ये कब होगा? जब m-46 को हम 10 कर देंगे। दैट मीन्स अगर हम m की वैल्यू 47 ले लें तो x की हाईएस्ट वैल्यू आ जाएगी, और m की वैल्यू 56 ले लें तो लोएस्ट वैल्यू आएगी। आप देख सकते हैं दोनों ही केसेस में हमारे जो हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यूज हैं वो सेम हैं, और इनका डिजायर्ड डिफरेंस कितना होगा? 63। ये क्वेश्चन ज्योमेट्री पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। द लेंथ्स ऑफ ऑल फोर साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इंटीजर वैल्यूड if three of its sides are length 1 centimeter, 2 centimeter and 4 centimeter, then the total number of possible lengths of the fourth side is। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल हम ड्रॉ कर लेते हैं। स्केल पे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है हमें इसको। से 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड हमारी जो फोर्थ साइड है उसके बारे में हमें मालूम नहीं है, से ये हमारी फोर्थ साइड है। क्वाड्रिलेटरल को हमने नाम दे दिया है ए, बी, सी एंड डी। सो ये 1, ये 2 और ये 4। हमें ये जो फोर्थ साइड है उसकी पॉसिबल कितनी वैल्यूज हो सकती हैं वो पता करनी है। याद रखिएगा ये एक इंटीजर होना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका होगा ए को हम कनेक्ट कर दें सी से। जब हम ट्राइंगल एबीसी पे नजर डालते हैं तो एक बेसिक प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की, दैट सम ऑफ एनी टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। वो उसके इक्वल भी नहीं हो सकता। तो क्या हम AC की वैल्यू 1 ले सकते हैं? अगर हमने 1 लिया तो 1 + 1 2 के इक्वल हो जाएगा, ये इससे बड़ा होना चाहिए था। क्या हम इसे 3 ले सकते हैं? अगर 3 लिया तो 1 + 2 3 के इक्वल हो जाएगा, ये इससे छोटा नहीं हो सकता, ना उसके इक्वल हो सकता है। इसका मतलब है ये जो हमारी साइड है, लेट अस से इसकी लेंथ है x, ये हर हालत में 1 से तो बड़ी होगी और 3 से छोटी होगी। तो इसको हम 1 से छोटा कोई नंबर या 1 भी नहीं ले सकते, 3 या उससे बड़ा कोई नंबर नहीं ले सकते। अब हम फोकस करेंगे ऑन ट्राइंगल ए सी एंड ई। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2.9999 भी अगर हम ले लें तो इसका और इसका सम होगा 6.9999। ये किसी भी हालत में 7 नहीं हो सकती, पर ये 6 हो सकती है। तो ये इसकी हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू है। व्हाट अबाउट द लोअर साइड? अगर हम मान लीजिए इसको कम करते जाते हैं और यहाँ पर इसकी वैल्यू 5 4 3 इस तरह से लिखते जाते हैं, अगर हम यहाँ पे इसको 2 लिख दें तो क्या ये पॉसिबल है? बिकॉज 2.99 अगर हम लें और ये 2 ले लें तो दोनों का सम 4.99 4 से बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम इसको 1 ले लें तो 1 और यहाँ पर जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको भी ऐड कर देंगे तो विल गेट 3.99 समथिंग। ये 4 से बड़ी नहीं हो रही है, तो हम किसी भी हालत में इसे 1 वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हैं। तो जो 5 पॉसिबल वैल्यूज हम असाइन कर सकते हैं वो है 6 5 4 3 एंड 2। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। ये क्वेश्चन सर्ट्स एंड इंडाइसिस पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। हमें एक्सप्रेशन गिवन है √7/5 होल रेज टू द पावर 3x माइनस y इसके इक्वल है। ऐसे ही 4a/b रेज टू द पावर 6x माइनस y 2a/b रेज टू द पावर y माइनस 6x के इक्वल है। ऑल नॉन जीरो रियल वैल्यूज ऑफ a एंड b।
x प्लस वाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। नाउ अंडर रूट 7/5, इसे हम लिख सकते हैं 7/5 होल रेज टू द पावर 1/2, और यहाँ पावर में 3x माइनस वाई हमारे पास लिखा हुआ है। राइट हैंड साइड पे अगर हम फोकस करें, ये दोनों ही नंबर्स 7 से डिविजिबल हैं। 875 को 7 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 125, और 2401 को 7 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 343। 125 is nothing but 5 raised to the power 3 and 343 is 7 raised to the power 3, तो ये हो जाएगा 5/7 raised to the power 3, या चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं 7/5 raised to the power -3, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 7/5 लिखा हुआ है। इंडाइसेस की प्रॉपर्टी है कि अगर पावर्स के बीच में ब्रैकेट हो तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो 7/5 raised to the power 3x minus y divided by 2, ये किसके इक्वल होगा? 7/5 raised to the power -3, बेस दोनों तरफ सेम है तो पावर्स भी इक्वल होनी चाहिए, सो 3x minus y अपॉन 2 किसके इक्वल होगा? -3 के, या 3x minus y is equal to -6, या y is equal to 3x plus 6। हमारे पास एक रिलेशन आ चुका है x और y के बीच में। अगर हम इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन पे फोकस करते हैं तो 4a अपॉन b रेज टू द पावर 6x माइनस y किसके इक्वल है? 2a अपॉन b रेज टू द पावर y माइनस 6x। नाउ यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, ऑल नॉन जीरो रियल वैल्यूज ऑफ a एंड b। अगर a और b जीरो के इक्वल नहीं है, b तो खैर वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर पे है, पर अगर a जीरो के इक्वल हो जाए तो फिर 6x माइनस वाई या y माइनस 6x की कोई भी वैल्यू हो सकती है। इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, बट बिकॉज a भी जीरो नहीं है, 4a अपॉन b की कोई पावर 2a अपॉन b की किसी भी पावर की इक्वल a की शर्त में हो सकती है, अगर ये पावर इक्वल टू क्या हो जाए? जीरो, क्योंकि a अपॉन बी 2a अपॉन बी यहाँ है और यहाँ 4a अपॉन बी है, एक 2 हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो अगर पावर में 1 होगा तो हमारे आंसर में लेफ्ट हैंड साइड 2 हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा जो राइट हैंड साइड है। तो ये दोनों इक्वल एक ही शर्त पे हो सकते थे, या तो a जीरो हो जाता, बट a जीरो नहीं है तो पावर जीरो होनी चाहिए। पावर जीरो होने का मतलब है y शुड बी इक्वल टू व्हाट? 6x। नाउ चाहे हम इसको इक्वल टू जीरो करें या इसको इक्वल टू जीरो करें, y की वैल्यू 6x आएगी। y की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें तो 6x इज इक्वल टू 3x प्लस 6, 3x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू 2, और व्हाट अबाउट y की वैल्यू? वो 6x है तो 12। हमें इन दोनों का सम पूछा गया है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 14। ये क्वेश्चन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। नीतू हैज कैपिटल ऑफ ₹20,000 इनिशियली। She invests 8,000 at 5.5% in Bank A, 5,000 at 5.6% in Bank B, and remaining at X% in Bank C, each rate being simple interest per annum. Her combined annual interest income from these investments is equal to 5% of the initial capital. तो एक काम करते हैं, 8,000 रुपीज 5.5% ये हमारा इंटरेस्ट होगा, प्लस 5,000 रुपीज 5.6%, ये बैंक बी से जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो होगा, प्लस द रिमेनिंग, ये 13,000 हो गया है तो 7,000 पर x% हमें इंटरेस्ट मिलेगा। ये किसके इक्वल है? टोटल जो इनिशियल कैपिटल है दैट इज 20,000, उस पर अगर हमें 5% इंटरेस्ट मिले तो उसके इक्वल होगा। नाउ यहाँ पर हम 8,000 का 5.5% निकालें तो ये वैल्यू होगी 440। फटाफट हमें कैलकुलेशन करना होगा, 2 जीरो कैंसिल, 80 इंटू 5 400 एंड ये 40 440। सिमिलरली यहाँ 2 जीरो हम अगर हम कैंसिल कर देते हैं तो ये हो गया 280, ये 2 जीरो यहाँ निकाल दें तो ये 1000 हो गया है हमारे पास। ठीक है, हम यहाँ इसको एक बार सॉल्व नहीं कर रहे हैं। 7,000 इंटू एक्स अपॉन 100, इन दोनों को ऐड किया 720, राइट साइड चला गया, ये हो गया 280। सो 7,000 इंटू एक्स अपॉन 100 इज 280, सो एक्स
upon 100 is nothing but 280 upon 7,000. Solve अभी नहीं करेंगे. If she had invested her entire initial capital in bank C alone, यानी 20,000 rupees, अगर X% इंटरेस्ट पे इन्होंने इन्वेस्ट किए होते, then her annual interest income in rupees would have been, हमें ये वैल्यू निकालनी है ना. X upon 100 हमें मालूम है 280 upon 7,000 है, तो यहाँ हम इमीडिएटली 280 अपॉन 7,000 लिख देंगे. थोड़ा सा कैलकुलेशन हम अवॉइड करने की हमेशा कोशिश करें. ये 3 zeros कैंसिल हो गए हैं. ये 40 इंटू 20 करने पर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 800. थर्ड ऑप्शन हम अपना आंसर मार्क कर सकते हैं. ये क्वेश्चन फंक्शंस एंड ग्राफ्स पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है. r एक रियल नंबर है और हमें fx डिफाइन किया गया है 2x माइनस आर के इक्वल है अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू r है, और वो r के इक्वल है अगर x लेस देन r है. Then the equation fx is equal to f of fx holds for all real values of x where हमें पता करना है x और r में क्या रिलेशन है जिससे ये इक्वेशन ट्रू हो जाए. Now fx is equal to f of fx. तो सबसे पहले हम एक काम कर सकते हैं, तीन अलग अलग केसेस बना लेते हैं. x ग्रेटर देन r हो, x इक्वल टू r हो और x लेस देन r हो. हम चेक करते हैं. अगर x ग्रेटर देन r है तो डेफिनेटली हम फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे. तो x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन r है तो इसका आंसर होगा 2x माइनस r f ऑफ 2x माइनस r. ना अब हमें ये नहीं मालूम है कि ये जो वैल्यू है ये r से बड़ी है या नहीं है, तो इसको चेक कर लेते हैं. अगर x r से ग्रेटर है तो ट्वाइस ऑफ x ट्वाइस ऑफ r से ग्रेटर होगा, तो ट्वाइस ऑफ x माइनस r ट्वाइस ऑफ r माइनस r से ग्रेटर होगा, यानी ट्वाइस ऑफ x माइनस r हर हालत में r से ग्रेटर है. तो अब ये वाला पार्ट है ये भी r से बड़ा है, और जब x यहाँ पर ये वाला पार्ट r से बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं इसका आंसर निकालने के लिए इसे डबल करके r सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. इसे डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 2r और इसमें से हम r सब्ट्रैक्ट कर दें. ये एक दूसरे के इक्वल कब होंगे जरा उसकी कंडीशन देखें, क्योंकि हमने अज्यूम किया था कि x ग्रेटर देन r है. सॉल्व करेंगे तो 4x 2x उस तरफ चला जाएगा, माइनस 2r इस तरफ आ जाएगा, माइनस r से माइनस r कैंसिल हो जाएगा. तो x की वैल्यू r होने पर हमारी ये कंडीशन फुलफिल होगी. तो x ग्रेटर देन r हमने अज्यूम किया था, जबकि कंक्लूजन आ रहा है x इक्वल टू r, तो ये तो पॉसिबल नहीं है. डेफिनेटली सेम फॉर्मूला हमारा x इक्वल टू r के लिए हम यूज कर सकते हैं, तो हम कहेंगे ये इक्वेशन हर हालत में x इक्वल टू r के लिए ट्रू होगी. नेक्स्ट अब हम फोकस करेंगे जब x की वैल्यू r से हम लेस लेंगे. हम देखना चाहते हैं कि क्या ये इक्वेशन ट्रू है. दैट इज fx is equal to f of fx where x is less than r. अगर x लेस देन r होता है तो fx की वैल्यू r के इक्वल होती है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे r and this will be r. और अगर ये r के इक्वल है तो हम फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, और फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? ट्वाइस ऑफ दिस वैल्यू माइनस r. तो ट्वाइस ऑफ दिस वैल्यू माइनस r करने पर r, बिकॉज लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल हैं, और हमने जो अजम्पशन लिया था उसके हिसाब से हमारी कंडीशन में कहीं कोई गड़बड़ नहीं है. हमने कहा था x लेस देन r होने पर क्या ये इक्वेशन ट्रू है? यस, ये इक्वेशन ट्रू है. तो हमारे लिए हम यहाँ पर कहेंगे कि x की वैल्यू या तो r के इक्वल होगी या उससे लेस होगी. फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा. ये क्वेश्चन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है. Two cars travel from different locations at constant speeds. To meet each other after starting at the same time, they take 1.5 hours if they travel towards each other, but 10.5 hours if they travel in the same direction. If the speed of the slower car is 60 km per hour, then the distance traveled in kilometer by the slower car when it meets the other car while traveling towards each other is. यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, ये दो हम लोकेशंस यहाँ पर लिख सकते हैं. से दिस इज लोकेशन बी एंड दिस इज लोकेशन ए. हमारी जो फास्टर कार है वो यहाँ पर है. से उस कार की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, और हमारी जो स्लोअर कार है वो यहाँ पर है, उसकी स्पीड हमें गिवन है 60 किलोमीटर पर.
दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो दोनों कार्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं या दोनों कार सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। अगर हम फर्स्ट केस लेते हैं तो ये दोनों कार्स 1.5 आवर्स में मिलती हैं। लेट अस से ये डिस्टेंस है d किलोमीटर। सो इनको मिलने में कितना टाइम लगेगा? 1.5 इज इक्वल टू डिस्टेंस d अपॉन रिलेटिव स्पीड, जो इस केस में होगी x प्लस 60। तो यहाँ से हमारी d की वैल्यू आ जाएगी 1.5x प्लस 90। जब ये दोनों कार्स सेम डायरेक्शन में मूव करेंगी तो ये कब मिलेंगे? सो टाइम टू मीट इज इक्वल टू 10.5, distance to be covered by the faster car, that is the extra distance to be covered again upon relative speed। सेम डायरेक्शन में अगर ये मूव करेंगे तो रिलेटिव स्पीड होगी इन दोनों का डिफरेंस। ये बेसिक फॉर्मूला है हमारे टाइम स्पीड डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा? 10.5x माइनस 60 इंटू 10.5, दैट इज 630। दोनों आपस में इक्वल कर दें तो 10.5x माइनस 630 is equal to 1.5x plus 90। ये लेफ्ट हैंड साइड पे चला गया, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 9x 630 इधर आ गया, 720, x की हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? 80। ना इन दोनों ही कार्स की स्पीड्स का अगर हम रेशियो देखें तो वो है 4:3। तो ये जो डिस्टेंस कवर करेंगे वाइल मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर वो भी इसी रेशियो में होगा। क्या हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं? अगर हम x की वैल्यू 80 यहाँ पुट कर दें, 80 इंटू 1.5 ये हो गया 120 प्लस 90, 210 किलोमीटर। 210 किलोमीटर को हमें इस रेशियो में डिवाइड करना है तो ये आएगा 120 एंड 90। हमें स्लोअर कार का डिस्टेंस पूछा गया है जो है 90 किलोमीटर। फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन इक्वेशंस पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। A donation box can receive only checks rupees 100, 250 and rupees 500. On one good day, the donation box was found to contain exactly 100 checks amounting to a total sum of rupees 15250. Then the maximum possible number of checks of rupees 500 that the donation box may have contained is। हमें नहीं मालूम है कि किसके कितने चेक्स हैं। लेट अस से 100 रुपीस के एक्स चेक्स हैं, 250 रुपीस के वाई चेक्स हैं एंड 500 रुपीस के Z चेक्स हैं। तो यहाँ दो कंडीशंस हैं। नंबर 1, टोटल नंबर ऑफ चेक्स जो हैं वो है 100 और टोटल अमाउंट क्या हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं? ये हो जाएगा 100x प्लस 250y प्लस 500z इज इक्वल टू 15250। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक जीरो हम यहाँ से हर जगह से जीरो कॉमन लेके यहाँ कैंसिल कर सकते हैं। हर एक नंबर 5 से डिविजिबल है। 10/5 अगर हम करेंगे तो ये आएगा 2x, 25/5 करेंगे तो 5y, 50/5 करेंगे तो वी विल गेट 10z। यहाँ भी अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो विल गेट 305। तो ये हमारे पास में एक इक्वेशन आ गई। अगर हम इस इक्वेशन को डबल कर दें और यहाँ पर रीराइट कर दें तो क्या होगा? 2x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 200। और अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 2x तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 3y प्लस 8z इज इक्वल टू 105। z की लार्जेस्ट वैल्यू हम 13 तो नहीं पुट कर सकते हैं बिकॉज 13 पुट करने पर ये 104 हो गया। 105 माइनस 104 करने पर 1/3 y की वैल्यू होगी। x y z किसी भी हालत में फ्रैक्शन में नहीं हो सकते हैं। क्या हम 12 पुट कर सकते हैं? अगर हम z की वैल्यू 12 पुट करें तो 12 इंटू 8 96, 105 माइनस 96 करने पर विल गेट 9। उस केस में y की वैल्यू 9/3 3 आ जाएगी। तो यहाँ अगर हम 3 लिखें और z की वैल्यू 12 लिखें तो हमारा यहाँ पर 105 होगा। हमें z मालूम चल गया है, y मालूम चल गया है, तो x बाकी बची हुए 85 चेक्स होंगे बिकॉज तीनों का सम 100 होना चाहिए। तो 500 रुपीस के जो मैक्सिमम चेक्स हैं वो कितने हो सकते हैं? 12। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क पर बेस्ड
एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। A group of n people worked on a project. They finished 35% of the project by working 7 hours a day for 10 days. Thereafter, 10 people left the group and the remaining people finished the rest of the project in 14 days by working 10 hours a day. Then the value of n is. सबसे पहले n persons ने काम करना शुरू किया प्रोजेक्ट पर और उन्होंने 35% ऑफ द वर्क, लेट से उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 35% ऑफ W, इसे पूरा कर दिया। कितने लोगों ने? n पर्सन्स ने, वर्किंग 7 आवर्स अ डे फॉर 10 डेज। तो हम वर्क को मैन आवर्स की टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ पर्सन्स मल्टीप्लाइड बाय वर्किंग नंबर ऑफ डेज एंड पर आवर डे वर्क। देयर आफ्टर 10 पीपल लेफ्ट द ग्रुप। अब ग्रुप में पर्सन्स बचे हैं n-10। इन्होंने रिमेनिंग वर्क कंप्लीट किया है। रिमेनिंग वर्क था कितना? 35% वर्क तो इन्होंने कंप्लीट किया, तो रिमेनिंग वर्क था 65%। n-10 पर्सन्स ने ये वर्क कंप्लीट किया है कितने दिन में? 14 डेज में, वर्किंग 10 आवर्स पर डे। तो हमने यहाँ पर क्या किया? वर्क को मैन आवर्स की टर्म में लिख दिया है। अगर हम इसे इससे डिवाइड कर दें तो हमारे पास में एक सिंपल सी इक्वेशन आ जाएगी। ये W हम कैंसिल कर सकते हैं, परसेंटेज साइन लिखने की जरूरत नहीं है, ये दोनों का कैंसिल हो जाएगा। दोनों ही नंबर्स 5 से डिविजिबल हैं। 5 7 टाइम्स, 5 13 टाइम्स। यहाँ पर 10 से 10 हम कैंसिल कर सकते हैं। 7 goes into 14 2 टाइम्स। ये पूरी वैल्यू को लेफ्ट साइड ले जाएं, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 7 into 2 14 multiplied by n-10 is equal to 13 into n, that is 13n, 14n minus 140 is equal to 13n और n is equal to 140। सेकेंड ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। द एवरेज ऑफ ऑल 3 डिजिट टर्म्स इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 38 55 72 इज। सबसे पहले हमें फोकस करना होगा 3 डिजिट नंबर्स पर। 38 55 72, अगर हम ध्यान से देखें तो इनमें गैप 17 का है। दैट मीन्स इससे पहले वाला नंबर होगा 21, उससे पहले वाला नंबर होगा 4। तो हम इस सीरीज को ऑब्टेन करने के लिए क्या कर रहे हैं? 17 के मल्टीपल में 4 ऐड कर रहे हैं। 17 into 2 34 plus 4 38, 17 into 3 51 plus 4 55। नाउ हमारा फोकस होगा 3 डिजिट नंबर्स पे। तो 17 मल्टीप्लाइड बाई 6 102 प्लस 4 करने पर वो पहला नंबर 106 हमारा आएगा। हम चाहें तो यहाँ से भी इसमें 17 ऐड कर दें। 17 ऐड करेंगे तो 89 और फिर 17 ऐड करेंगे तो 106। पर ये क्विक अप्रोच होगी 17 into 6 plus 4। अच्छा, लार्जेस्ट 3 डिजिट का मल्टीपल, जो ऐसा नंबर हो जो 17 का मल्टीपल हो, वो क्या होगा? 999 को हम 17 से डिवाइड करें। 17 5 times 85, we are left with 14 149। 17 8 times 136, we are left with 13। 999 में से अगर हम 13 सब्ट्रैक्ट कर दें तो we will get 986। ये 17 का मल्टीपल है और इसमें अगर हम 4 ऐड कर दें तो हमारा सबसे बड़ा डिजायर्ड नंबर होगा 990। तो अगर 3 डिजिट नंबर्स पे फोकस करेंगे तो 106 एक नंबर होगा, फिर 17 ऐड करेंगे 123 एंड सो ऑन, लास्ट नंबर 990 होगा। हमें एवरेज पूछा गया है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर कुछ टर्म्स आपको गिवन हो तो एवरेज निकालने के लिए सारी टर्म्स आपको मालूम होनी जरूरी नहीं है। बहुत सिंपल सा रूल है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का आप एवरेज निकाल लें, या सेकंड और सेकंड लास्ट का एवरेज निकाल लें, या थर्ड और थर्ड लास्ट का, एंड सो। हमें फर्स्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है, इन दोनों का एवरेज जो हमारी डिजायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसका एवरेज होगा। इनका एवरेज कैसे होगा? इन दोनों को ऐड करें तो वी विल गेट 1096 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 548। ये क्वेश्चन ज्योमेट्री पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। इन अ ट्रायंगल ABC, AB is equal to AC is equal to 8 centimeter. A circle drawn with BC as diameter passes through A. Another circle drawn with center A passes through B and C. Then the area in square centimeter of the overlapping region between the two circles is. Now यहाँ पर एक बहुत बेसिक प्रॉपर्टी ज्योमेट्री की हमें मालूम होनी चाहिए।
अगर हमारे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है और हम एक सर्कल ड्रॉ करें जो तीनों ही वर्टिसेस से गुजरे, तो उस सर्कल का जो सेंटर होगा वो हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर होगा। यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू ए सी हमें गिवन है। लेट अस से ए बी और सी ये हमारा एक ट्राइंगल है जहाँ ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है। सर्कल ड्रॉ किया है बीसी को डायमीटर लेके। अगर हम बीसी को डायमीटर लेके सर्कल ड्रॉ करेंगे एंड इट पासेस थ्रू ए, इसका मतलब है ये एंगल हर हालत में 90 डिग्री होगा। ये एंगल है हमारा 180 डिग्री। दो पॉइंट्स वर्टेक्स ट्राइंगल के दो वर्टिसेस सेंटर पे जो एंगल बनाते हैं वो दोनों वर्टिसेस थर्ड वर्टेक्स के साथ जो एंगल बनाते हैं उसका डबल होता है। तो ये हमारे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। नाउ यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको इससे कनेक्ट कर दें तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री। ना क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और हम समझ सकते हैं, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर ये 8 है और ये 8 है तो डिस्टेंस BC जो होगा वो होगा 8 अंडर रूट 2 और ये जो हमारी लेंथ है ये होगी 4 अंडर रूट 2, ये भी 4 अंडर रूट 2 और ये भी 4 अंडर रूट 2 होगी क्योंकि ये इस सर्कल की रेडियस होगी। क्या हम इस ट्राइंगल ABC का एरिया निकाल सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो? डेफिनेटली हाफ इंटू बेस। BC को हम बेस ले लेते हैं 8 अंडर रूट 2 और हाइट के लिए हमने A से BC पर एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है, उसकी लेंथ है 4 अंडर रूट 2। 8 इंटू 4 32, रूट 2 इंटू रूट 2 2, 32 इंटू 2 64/2 करने पर ट्राइंगल ABC का जो एरिया है वो आ गया है 32 स्क्वायर सेंटीमीटर। ना यहाँ पर हमने एक सर्कल तो ड्रॉ किया जहां हमने BC को डायमीटर लिया और वो A से गुजर रहा है। एक सर्कल हम ड्रॉ करेंगे जहां हमने A को सेंटर लिया है और वो B और C से सर्कल हमारा गुजर रहा है। तो हम एक काम करते हैं, एक जो रिक्वायर्ड फिगर है वो हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा पॉइंट A है, ये B है और ये C है। AB और AC ये हमें 8 और 8 गिवन है। ये वाला एंगल 90 डिग्री है, यहाँ पर हमने डिस्कस किया ही था। और BC की लेंथ हमारी कितनी है, 8 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। ये जो दो सर्कल्स हैं इनके बीच का जो ओवरलैपिंग रीजन है उसका एरिया हमें निकालना है। दैट मीन्स यहां से यहां तक और ये ग्रीन वाला। तो इसे हम कैसे निकालें? हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस पूरे पार्ट का, इस सेक्टर का एरिया निकालते हैं। सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल मेड हियर दैट इज 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। नाउ ये जो सेक्टर है उसकी रेडियस है AB दैट इज 8। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, 94 टाइम्स 4 गोज इनटू 64 16 टाइम्स। तो ये वाला जो हमारे पास सेक्टर है इसका एरिया आया है 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही अगर हम इस पूरे पोर्शन का एरिया निकालना चाहें जहां पर हमने टिक मार्क किया, ये एक सेमी सर्कल है। याद रखिएगा ये जो सेमी सर्कल है इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ये रेडियस है 4 अंडर रूट 2, ये भी 4 अंडर रूट 2, ये भी 4 अंडर रूट 2। तो ये सेमी सर्कल का एरिया हम निकाल सकते हैं पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 करके। पाई आर स्क्वायर, यहाँ रेडियस है 4 अंडर रूट 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 का डबल 32 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 16 पाई। तो अगर हमने ये सेक्टर और इस सेमी सर्कल का एरिया लिया तो दोनों का कंबाइंड एरिया हो जाएगा 32 पाई। पर यहाँ हम एक छोटी सी गड़बड़ कर दी है और वो गड़बड़ क्या की है, हमने ये जो ट्राइंगल था इसका एरिया सेमी सर्कल के एरिया में भी काउंट किया था और जब हमने ये सेक्टर का एरिया निकाला था तो यहाँ भी हमने इसे काउंट कर लिया था। तो हमने इस एरिया को दो बार काउंट कर लिया है। एक बार अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट कर दें तो 32 पाई में से अगर ट्राइंगल का एरिया 32 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा डिजायर्ड ओवरलैपिंग रीजन जो है वो आ जाएगा 32। यहाँ हम कॉमन ले सकते हैं पाई माइनस 1। सेकेंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन इक्वेशंस पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है।
if c is equal to 16x upon y plus 49y upon x for some non-zero real numbers x and y, then c cannot take the value. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि x और y दोनों ही नॉन जीरो रियल नंबर हैं, तो x अपॉन y या y अपॉन x ये भी एक नॉन जीरो रियल नंबर होगा। x अपॉन y को अगर हम a मान लें तो y अपॉन x हो जाएगा 1 अपॉन a। ये वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। c इज इक्वल टू 16a प्लस 49 अपॉन a। सिंप्लीफाई करते हैं। c इंटू a 16a स्क्वायर प्लस 49, हमने a एलसीएम लिया और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया। 16a स्क्वायर माइनस सी ए प्लस 49 इज इक्वल टू 0। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। नाउ क्योंकि हम बात कर रहे हैं रियल वैल्यूज की, अगर a की वैल्यू रियल है तो उसके लिए शर्त क्या होगी यहाँ पर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट निकालने का क्या तरीका होगा, कोएफिशिएंट ऑफ a यहाँ पर अगर हम लें तो माइनस c का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a स्क्वायर का कोएफिशिएंट 16 मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट टर्म 49। ये वैल्यू हर हालत में ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ये हो गया है c स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 7 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और c स्क्वायर माइनस 56 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फर्दर सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा c प्लस 56 और c माइनस 56 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इनइक्वालिटी का एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल है, अगर यहाँ पर ये ग्रेटर देन साइन हो तो हम इनको पहले तो इक्वल टू 0 करेंगे, तो एक वैल्यू आएगी माइनस 56 और एक वैल्यू प्लस 56। हमारा जो c होगा वो इन दोनों के बीच में लाई नहीं करेगा, वो हर हालत में बड़े नंबर से बड़ा और छोटे नंबर से छोटा होगा। तो इस इनइक्वालिटी के हमारे सॉल्यूशंस क्या होंगे कि c की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 56 और c की वैल्यू शुड बी लेस देन और इक्वल टू माइनस 56। क्वेश्चन में पूछा है c कैनॉट टेक विच वैल्यू, माइनस 56 से छोटी यानी माइनस 60 और माइनस 70 पॉसिबल है, 56 के इक्वल या उससे बड़ी 60 पॉसिबल है, सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल नहीं है, दैट इज माइनस 50। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। The arithmetic mean of all the distinct numbers that can be obtained by rearranging the digits in 1421 including itself is। Now यहाँ पर 1 दो बार आ रहा है, तो अगर हम टोटल नंबर बनाना चाहें तो क्या होगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, बिकॉज 1 दो बार आ रहा है, 2 फैक्टोरियल, तो ऐसे हमें 12 नंबर्स मिलेंगे। हमें उनका अरिथमेटिक मीन निकालना है। सबसे अच्छा तरीका होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, हम फटाफट केसेस बना ले। लेट अस से सबसे पहले डिजिट 1 है। अब हमारे पास बचा है 1, 2 और 4, उनको अरेंज करने के 6 वेज होंगे। सो वी कैन हैव 1 2 4, वी कैन हैव 1 4 2, वी कैन हैव 2 1 4, 2 4 1, 4 1 2 और 4 2 1। कई बार क्या होता है, शॉर्टकट्स अप्लाई करने में ज्यादा समय लग जाता है, जबकि आप अगर केसेस बना लेंगे तो इजीली आप आंसर कर सकते हैं। अगर फर्स्ट डिजिट 1 ना होके 2 हुई तो अगेन हमारे पास अब क्या बचा है, 1 1 एंड 4। इनको अरेंज करने के हमारे पास सिर्फ 3 तरीके होंगे। इट कैन बी 1 1 4, इट कैन बी 1 4 1 और इट कैन बी 4 1 1। ऐसे ही फर्स्ट डिजिट अगर हमारी 4 हुई तो हमारे पास बचेगा 2 1 1। उनको अरेंज करने के अगेन 3 वेज होंगे, 1 1 2, 1 2 1 एंड 2 1 1। ये टोटल हमारे पास 12 नंबर्स आ गए। हमें इनका अरिथमेटिक मीन निकालना है। ऐड करना भी बड़ा आसान होगा। हम ध्यान से देखें, 4 हर पोजीशन पे 3 बार आ रहा है, यूनिट्स पोजीशन पर भी, टेंस पोजीशन पर भी, हंड्रेड्स पर भी और थाउजेंड्स पर भी। और 2 हर पोजीशन पे 3 टाइम्स आ रहा है और 1 हर पोजीशन पे 6 टाइम्स आ रहा है। दैट मीन्स अगर हम डिजिट्स को ऐड करें तो इनका सम हर बार सेम आएगा। 4 को 3 बार करेंगे तो 12, 2 को 3 बार करेंगे तो 6 और 1 को 6 टाइम्स करेंगे तो 6।
दैट मीन्स इन सारी डिजिट्स का सम 24 है, तो वी कैन जस्ट राइट डाउन 4 एंड 2 कैरी। यहाँ पर सबका सम 24 है, 2 ऐड किया तो 26, अगेन 2 कैरी। फिर 24 है, सम और 2 कैरी ओवर का ऐड किया तो 26, अगेन 2 कैरी एंड 24 प्लस 2 26। तो इन सभी का सम हमारा आ चुका है 2 6 6 6 4। एवरेज हमसे पूछा गया है, या अरिथमेटिक मीन, इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2 2 2 2। फर्स्ट ऑप्शन हम अपने क्वेश्चन का आंसर मार्क कर सकते हैं।